राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक रूप में आप काम करते हैं, तो आप शिक्षा और रंगमंच को नई पीढ़ी के साथ जोड़कर किस तरह से देखना चाहते हैं, उसकी अहमियत को आप किस तरह से देखते समझते हैं? मैं चाहूँगा कि ये बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करें। जोरदार तालियों से आइए हम सब पहले हमारे स्वागत करें। शुक्रिया विश्वरंग की, आप सबको बधाई। और पहले हम विश्वरंग से देखते थे, अब हम विश्वरंग में जी रहे हैं, रच बस रहे हैं, विश्वरंग को महसूस कर पा रहे हैं। और मेरा यहाँ दूसरी बार जब पहले भी हुआ था, इस बार मुझे ज़्यादा रौनक यहाँ पे दिख रही है। और एक हमारा एक स्ट्रेंथ जो बढ़ी है नाट्य विद्यालय को लेकर, जिसमें पहले हम 20 थे, अब हम 40 हो गए हैं। और मुझे लगता है कि हमेशा से दिमाग में रहा है कि हमेशा हम एजुकेट करते हैं किताबों के माध्यम से या प्रीचिंग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से। लेकिन मुझे लगता है रंगमंच अपने आप में एंटरटेनमेंट थ्रू एजुकेट करता है, और बहुत जल्दी बहुत अच्छे से हम लोग शायद इस विधा से ही अच्छे से समझ पाते हैं। किसी कहानी को देखकर या कहानी को सुनकर, हमारे यहाँ पे सदियों से जो बातचीत परंपरा रही है, हम जो कहानियाँ सुनकर या गाने सुनकर जो शब्द या भाषा का जब विकास नहीं हुआ होगा, तब भी हम लोग वो जो सुनकर और देखकर जो हमने सीखा है, वही आज थिएटर कर रहा है। और मुझे लगता है काफ़ी समय से थिएटर को स्कूल के अंदर अनिवार्य कर दिया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले समय में सिर्फ एजुकेशन या थिएटर का एजुकेशन थिएटर करने वाले बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। जिस तरीके से बाहर देशों में कराटे या ताइक्वांडो मस्ट होता है, मुझे लगता है हर इंसान के लिए रंगमंच की कार्यशाला अपने जीवन में करना बहुत जरूरी है। तो भले ही रंगमंच आगे जाके ना करें, लेकिन 15 दिन 20 दिन के लिए रंगमंच करना बहुत जरूरी है। भोपाल ही तो संस्कार धानी है, काफ़ी अच्छे थिएटर यहाँ पर होते हैं, सदियों से होते आ रहे हैं। और मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ कि मैं यहाँ बैठूँ, क्योंकि मेरे तीनों चारों तरफ मेरे गुरुजन बैठे हुए हैं। इन लोगों से मैंने बरसों सीखा है, इन लोगों को देख के सीखा है। सीखने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आपको उंगली पढ़ के सिखाया जाए। कभी कभी किसी के अधीन रहकर, किसी के अंडर रहकर आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे हम किसी नीम के पेड़ के नीचे खड़े होते हैं, नीम आपके ऊपर से औषधि नहीं बरसाता, हम कब नीम के हो जाते हैं, कब औषधि पूर्ण हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। वैसे ही ये गुरु लोग हैं। आलोक चटर्जी के साथ पहली बार नुक्कड़ नाटक किया, पहली बार इनकी तरफ से मुझे पता चला कि माइम मुझे करना चाहिए, क्योंकि मेरी भाषा बड़ी खराब थी। मैं मलयालम और हिंदी में खतरनाक तरीके से फंसा हुआ था, और मुझे काम करना था आलोक चटर्जी के साथ। तो उनके पास गया तो उन्होंने बताया नहीं कि तो बोल नहीं पाते, पर धीरे से मुझे माइम ही दिया करने को, और मैं उससे बहुत खुश था। एक कहानी का रोल दिया तो आंखों मेरी खराब थी, और मैं लोगों को हंसाता था। ग्रुप के अंदर क्रिकेट नाटक किया था चेखव का, आपको शायद याद होगा, और पूरे शहर में हमने उसका शो किया था। उसके बाद हबीब तनवीर जी आए। इससे पहले भारत भवन में मैं जैन भाई को देखकर काफ़ी सीखा हूँ, पेंटिंग को देखकर सीखा हूँ। तो देखने से जो हमको मिलता है, संजय उपाध्याय जी को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ, उनका काम देखा है, काम देख के जो मैं सीख रहा हूँ। हम लोग सब एक दूसरे को देख कर सीख रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट से सीख रहा हूँ, नए बच्चों से सीख रहा हूँ, हम परिस्थितियों से सीखते हैं। नाटक का मतलब, अभिनय का मतलब ही होता है कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। हम सब अभिनेता हैं, लेकिन अभिनेता, प्रोफेशनल अभिनेता उसे कहा जाता है जो परिस्थिति को दोबारा, हमारे घर में हमारी माँ किसी बात के लिए हमको डांट देती थी, हमारे पापा गुस्सा हो। एक बार मेरी मम्मी ने बोला तूने खाना क्यों नहीं खाया, मेरी मम्मी बोले दोबारा बोल के दिखाना, तो बोल नहीं पाई, तो दोबारा क्यों बोलूँ मैं, हो गया गुस्सा मेरा। तो मतलब एक्टर का काम ही रहता है कि वो दोबारा 10 बार 100 बार लगातार उसी इमोशन के साथ बोल सकता है, लेकिन रस सबके पास होता है, अभिनय सबके पास होता है। दूसरी बात, मैंने स्कूलों के अंदर जाकर ड्रामा पढ़ाया है। मैंने 7-8 साल स्कूल के अंदर मैंने काम किया है। उस स्कूल के अंदर काम करता देखा कि बच्चे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं से इमोशन खत्म होते जा रहे हैं। और आज के दौर में आप देख रहे हैं कि मोबाइल के कारण पूरा खत्म हो चुका है। और लॉकडाउन ने सिर्फ जान और माल का ही नुकसान नहीं किया है, बौद्धिक विकास का भी नुकसान किया है। बहुत सारे बच्चों के एक्सप्रेशन खत्म हो चुके हैं। एक जमाने में मैं हमेशा कहानी सुनाता हूँ, मैं क्योंकि कोविड स्कूल में पढ़ा चुका था। मैं वहाँ पर था तो अचानक बम फटा। उससे पहले मैं 25 साल और पीछे चला जाता हूँ। सरकारी स्कूल में जब मैं पढ़ता था तब वहाँ भी एक बम फटा। रस्सी बम जो अक्सर एक फैशन है फूटने का, मुझे फूटा तो मुझे पकड़ में बम यहाँ फूट गई। तो बम फूटा तो टीचर ने पकड़ लिया, हम 3-4 लोग ग्रुप को पकड़ लिया।
कि तुमने फोड़ा तो हम घबरा गए कि धुआं हमारे पास से निकल रहा था, खुशबू हमारे पास से बाहर की आ रही थी। हम लोग पैरों में साष्टांग होकर लेट गए, हमें माफ कर दीजिए, अब हम नहीं करेंगे। नहीं पापा का नाम बताओ, नहीं प्लीज आप मत बताइए, आप मत बताना प्लीज, कर रो के माफ कर दीजिए। उठक पटक लगा ली। 1 घंटा बाद 3 पीरियड हम लोग बाहर खड़े रहे। एक ऐसी घटना घटी थी। और अब जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, वहां पे जब बम फटा तो उसको पकड़ लिया तो वो खड़ा था सामने से, कोई भाव नहीं चेहरे पे, उसको मारा तो उसी ने फोड़ा, पकड़ा गया, वो कैमरे भी लगे। तुमने बम फोड़ा? हाँ। पापा का नाम बताओ, फलाना फलाना फलाना, नंबर बताओ 98262962। कोई उसने अप्लाइज नहीं किया। उसके पापा को ही बुलाया हम लोगों ने, हमको लगा पापा मारेंगे सबको। आपके बेटे ने बम फोड़ा? हाँ तो बच्चा है, वो नहीं फोड़ेगा तो हम फोड़ेंगे। ये तजुर्बे जीवन में है। और जिस तरह से आपने कहा कि जिंदगी में जो रंगमंच की अपनी जो शिक्षा दीक्षा है, जो तजुर्बे हैं, जो वो आपको जीवन से भी मिलते हैं, घटनाओं से मिलते हैं। मैं आलोक चटर्जी जी आपका आमंत्रित करना चाहूँगा। आलोक चटर्जी ने यूँ तो अपने समय के बचपन में उनके घर से ही उनकी माँ और पिता उनसे विरासत को उनको रंगमंच और कलाओं के प्रति जो दिलचस्पियाँ जागी वो मिली, लेकिन उसके बाद नाट्य विद्यालय में आ गए। क्या अहमियत रही कि आप नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षित हुए? न होते तो क्या होता, और यदि वहां से प्रशिक्षित होकर आए तो जीवन में आपको रंगमंच को लेकर क्या नए तजुर्बे? हाँ ये हेलो, हाँ लगता है जैन को सबसे अच्छा माइक है। हेलो हेलो, तुम डायरेक्टर हो, एक्टर हो? हेलो। हाँ तो ये अच्छा प्रश्न है। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आयोजकों का आभार कि आपके समक्ष शुरू होने का अवसर मिला, और अपने मंचस्थ साथियों को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये अच्छी बात है क्योंकि मैं सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं गया। मैं शौकिया रंगमंच से सीधे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं गया। मैं शौकिया रंगमंच से सीधे प्रोफेशनल हुआ पहले, क्योंकि भारत भवन रंगमंडल की स्थापना हुई और एनएसडी का डायरेक्टरशिप छोड़ के कारंजी रंगमंडल के डायरेक्टर बन गया है। तो 3 साल रंगमंडल में लगभग 35 नाटकों में मैंने मुख्य भूमिकाएं निभाई। तो एज एन एक्टर मुझे लगता था कि ठीक ही है सब, लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम होती थी कि सिर्फ करते जाना तो भाट बताना। जब तक रंगकर्मी बौद्धिक नहीं होगा, उसका एक इंटेलेक्चुअल विकास नहीं होगा, उसकी एक सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक दृष्टि विकसित नहीं होगी, तब तक वो जिंदगी भर करता भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है, और नहीं भी करे तो किसको क्या फर्क पड़ता है। ये इच्छा मुझे 3 साल बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्टूडेंट बनाने ले गई। तो मुझे याद है कि मेरे से बजाज साहब ने और मोहम्मद सिंह ने पूछा था कि आपको 5,200 रुपये तनख्वाह मिलती है और यहाँ 400 रुपये का स्कॉलरशिप है, तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? तो मैंने कहा यही तो साबित करता है कि मेरे से बढ़िया विद्यार्थी आपको मिलेगा ही नहीं। दूसरे 400 रुपये के लिए आ रहे हैं, मैं 4,800 रुपये का नुकसान करके आ रहा और मैं रेपटी से आ रहा। तो एनएसडी ने मुझे वो दृष्टि दी क्योंकि वहाँ जाके पढ़ने का अवसर मिला। रंगमंडल में क्या होता था, हम लोग लगातार दौरों पे रहते थे, टूर्स पे रहते थे और दिन रात का खाने पीने का कुछ पता नहीं चलता था। तो मैंने स्वयं कारगिल से आग्रह किया कि आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर थिएटर करूं तो मुझे जाने दीजिए एनएसडी। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो एनएसडी में जो टीचर्स मिले उन्होंने सिर्फ क्लास नहीं बताई। रॉबिन दास ने सिर्फ डिजाइन नहीं बताई, रॉबिन दास ने ये बताया कि सर्विस पेंटिंग में क्या होता है। तो प्रसन्ना के साथ काम किया तो प्रसन्ना ने ये बताया कि केमिस्ट्री और डिजाइन कैसे फंक्शन करती है किसी प्रोडक्शन के डिजाइन में। तो कारंजी से संगीत कैसे माध्यम बनता है नाटक को प्रस्तुत करने का। तो मोहन नरसिंह ने स्टैनिस्लावस्कियन रियलिज्म क्या होता है, उसमें आप एक ग्रीक ट्रेजेडी को कैसे कर सकते हैं। मतलब आप अपने काम के बारे में ना सिर्फ जाने ना सिर्फ पूछें बल्कि उसको समझा भी सकें और कर भी सकें और करवा भी सकें। इसके लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना मेरे लिए बहुत बहुत फायदेमंद हुई। बहुत अच्छे। आलोक भाई आपसे और बातचीत करूँगा, लेकिन ये बात आलोक भाई ने बहुत मार्केट की गई कि जो सैद्धांतिक बात है हमारे रंगमंच के नाट्य कला की, वो एक गुरुओं की या हमारे ऐसे
अनुभवी प्रशिक्षकों से ही हमारे पास पहुंचती है। और वो तजुर्बा आलोक चटर्जी में हम सबको दिखाई भी देता है। कई सारी भूमिकाएं हमको याद आती हैं जब आप बिल्कुल सब एक में पेश आते हैं अपने कैरेक्टर के साथ। तो ये जो एक तलाश है वो ऐसी दिखाई देती है जब हम ऐसे चार वगैरह से निकल कर आते हैं। बहरहाल जयंत देशमुख जी की तरफ मैं आता हूँ और वो जयंत भाई का परिचय इन दिनों हम ये कहते हैं कि मुंबई के बड़े डायरेक्टर, लेकिन मैं भोपाल में तो उन्हें एक रंगन के रूप में पुकारना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि ये ही वो चार दीवारी रही हमारे भोपाल की सरजगी रही जहाँ 1982 में जब बाबा आए, कारण जी आए और उन्होंने जो रंगमंडल की स्थापना की, तो बिल्कुल शुरुआती कलाकार जो उसमें शामिल थे उसमें आलोक चटर्जी और जयंत देशमुख थे। और जयंत देशमुख जी ने जो वहाँ पर गारंदी जी की पाठशाला में जो पाठ सीखे, उन्हीं को लेकर वे माया नगरी मुंबई पहुंचे। और आज हम देखते हैं कि रूपाले पर्दे पर जब बड़े बड़े अक्षरों में कला निर्देशक जयंत देशमुख दिखाई देता है, हम सबको फख्र होता है। लेकिन जयंत देशमुख बार बार मुंबई से भोपाल आते हैं और थिएटर करते हैं, फिर उठाते हैं मृत्युंजय शिवाजी सावंत का और नट सम्राट करते हैं। और नट सम्राट की सेंट्रल कैरेक्टर केंद्रीय भूमिका के लिए चुनते हैं आलोक चटर्जी को। तो बहरहाल ये जो सारा का सारा रंगभूमि से उठकर वहाँ जाना, वहाँ से फिर लौटना, इसमें रंगमंच जो है बार बार लौटने की विवश क्यों करता है? क्या कोई तालीम ऐसी है, क्या कोई ऐसा तजुर्बा है, कौन सी कसर है जो आपको बार बार न लौटा जाएगा? हेलो, अभी मैं जिस जगह पर हूँ उस वक्त मुंबई में और जो कुछ भी कर रहा हूँ सिनेमा और टेलीविजन, मेरा अपना मानना है कि शिक्षण और रंगमंच ने मुझे इतना शिक्षित कर दिया कि मैं एक दूसरी मीडिया में काम करने लग गया। जबकि मैं जितने लोग बैठे हैं जो थिएटर के एजुकेशन से बाहर आए हैं, मेरा थिएटर का एजुकेशन भारत भवन रंगमंडल में हुआ। भारत भवन रंगमंडल में रहते हुए मैंने सिनेमा भी देखा, मैंने कुमार गंधर्व को भी सुना, मल्लिकार्जुन मंसूर को भी सुना, बड़े डांसर लोगों को डांस करते देखा, बड़े पेंटर लोगों को, हुसैन को, स्वामीनाथन के साथ रहा। तो मेरा पास पड़ोस इतना अच्छा था। शाहिद आते थे, नामवर सिंह आते थे, काशीनाथ सिंह आते थे, बहुत सारे बड़े हिंदुस्तानी पोएट आते थे और सारी भाषाओं के लोग आते थे। और उसके बीच में, उस वातावरण के बीच में मैं थिएटर करता था। रात से आया था, थिएटर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था, पर जब मैं वहाँ रहा भारत भवन में, मैं बहुत खराब अभिनेता हूँ और मुझे अभिनेता की नौकरी करनी पड़ती है। धीरे धीरे मैं वहाँ बैक स्टेज का काम करने लग गया। इसलिए पहली लाइन जब मैंने कहा था कि थिएटर मेरे लिए एजुकेशन था और एजुकेशन है। बेसिकली रंगमंच अपने आप में ही शिक्षण है और मैं मानता हूँ कि रंगमंच मनुष्य को एक तरह से ईमानदार मनुष्य बनाता है, क्योंकि कलाएं इतनी कलाएं हैं वो मनुष्य को एक सुंदर और सभ्य मनुष्य बनाती है। यदि वो नहीं बनाती है तो वो कला नहीं है, वो कुछ और है, वो कुछ और तरीका है। तो मैं जैसे कि आपने बोला तो मेरे लिए रंग शिक्षण था और वो सारा शिक्षण था। उस शिक्षण की वजह से आज मैं बहुत बड़ी तकनीकी दुनिया में, जैसे सिनेमा को मैं कहता हूँ कि 40% कंटेंट है तो 60% टेक्निक है। वो 40% को दिखाने के लिए, यदि वो आपको नहीं आती है तो आप नहीं दिखा सकते, फिल्म नहीं दिखा सकते, चित्रित नहीं कर सकते। तो आप एक ऐसी जगह से जाते हैं जहाँ आप अपना ट्रेनिंग रंगमंच का होता है। वहाँ रिचर्ड शेखनर से लेके पीटर ब्रुक्स से लेके सारे बड़े लोग आते हैं थिएटर के, सिनेमा के, मणिकौल आते हैं। तो बार बार मैं ये बात फिर से दोहराना चाहता हूँ कि वो रंगमंच में था, इसलिए मेरा सराउंडिंग वैसा था और वो भारत भवन था।
इसलिए वो सराउंडिंग ऐसा था। वैसे मनोज ने कहा है कि अभी बीच में हमारी बात चल रही थी कि थिएटर को एजुकेशन से कैसे जोड़ देना चाहिए। मुझे एक उदाहरण याद आता है, अभी तो यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल है जुड़ गया है, पर कारंत जी के हमारे गुरु रहे हैं बीवी कारंत, तो उन्होंने कैसे बच्चों को पहाड़ा याद करा दिया, तो उन्होंने ट्यून कर दिया उस पहाड़े को। तो आप ऐसे बच्चों को सिखाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा घर चल ये राय जो थी पहले तो खत्म हो, ये तो हमारे मालूम शिक्षा जो है इसको क्यों खत्म कर दिया। नल से पानी भर का एक राय थी, उसमें सीखता था, तो उन्होंने ट्यून बनाई थी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस सब की ट्यून बनाई थी। उनका एक कहना था, मेरा ये मानना भी है कि आप अपने एजुकेशन छोटे बचपन से कविताएं हैं, कहानियां हैं, उसको सुनाने लग जाए, कहने लग जाए, करने लग जाए, तो अपने आप व्यक्ति सही व्यक्ति हो जाएगा और बढ़िया व्यक्ति हो जाएगा और समझदार व्यक्ति हो जाएगा। उसकी समझ बचपन से ही हो जाएगी। आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो हाउस हैं वहाँ लोगों को थिएटर के लोग कैसे प्रेजेंट हो, कैसे किसी से बात करें, कैसे बैठे हैं, आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, इसकी ट्रेनिंग पूरे हिंदुस्तान में जो लोग दे रहे हैं वो थिएटर से ही लेते हैं। धन्यवाद जैन भाई। व्यक्तित्व विकास की पाठशाला रंगमंच है, ये तो पहले ही, और जब जैन भाई कुछ बात कर रहे थे तो आलोक भाई के मन में कुछ कहा। मैं संजय उपाध्याय जी के पास उससे पहले संक्षेप में आलोक भाई कुछ कहते, उसके बाद हम संजय उपाध्याय जी को। दरअसल वो जैन के बाद से ही रेफरेंस आया कि बच्चों के लिए कारंत जी ने पहाड़ा बनाया, उस समय यही बताया। दरअसल हिंदी पट्टी में ये प्रथा अनुपस्थित है। मराठी में बाल कौमुदी और बाल प्रबोधन नाम से कार्यक्रम होता है। मुख्य नाटक के पहले जितने लोग नाटक देखने आए हैं उनके बच्चे स्टेज पे आते हैं और जो चाहे करते हैं, जो चाहे बोलते हैं, जो चाहे गाते हैं। तो स्टेज कॉन्शियसनेस या ऑडियंस फियर उनका बचपन में टूट जाता है। दूसरा, वो नाटक के दर्शक बचपन से हो जाते हैं। इसका फायदा ये होता है कि बड़े होकर वो स्वयं बनकर भी बन जाते हैं, बने इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जर्नलिस्ट बने, बैंकर बने। और शिशुदेव कथा नाम से टैगोर ने इसको शुरू किया था। जोड़ासांको में जहाँ वो पैदा हुए थे उसके राजमहल में ही वो होता था कि बच्चे लोग आके उनके घर में जो हुआ है, उनके रिश्तेदारों में जो बातचीत हुई है, उसको एक सटारिकल और कॉमिक तरीके से बच्चे अपने आप अपने तरीके से करते थे। ये प्रथा पिछले 350 साल से मराठी और बंगला मंच में है, पर हिंदी पट्टी में अभी प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित स्कूलों में भी जाओ तो वहाँ के स्कूल वाले बोलते हैं कि नाटक क्या होता है। जी जी, धन्यवाद। आलोक भाई, जयंत और मनोज ने जिस तरह की जमीन बनाई है कि किस तरह से हमारे जीवन और व्यक्तित्व को संवारने के लिए रंगमंच की भूमिका होती है। संजय उपाध्याय जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रशिक्षित निर्देशक रहे और निर्देशन भी उन्होंने अपना स्नातक किया, और उसके बाद फिर सारे देश में एक यायावर रंगकर्मी के रूप में बहुत सारा काम उन्होंने किया, विदेशियों से अट्रैक्ट हुए, क्योंकि बिहार उनका जनपद रहा है। खुद बहुत अच्छे गायक थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित राज्य नाट्य विद्यालय के प्रथम निदेशक होने का सौभाग्य को प्राप्त हुआ। संजय भाई, ये बागडोर आपको सौंपी गई और तब आपने देखा कि नई पीढ़ी में कहीं न कहीं रंगकर्मी के प्रशिक्षण का रुझान है। तमाम स्वतंत्र रूप से हमारी अलग अलग कैपेसिटीज काम कर रही हैं, कई संस्थाएं काम कर रही हैं, और घोषित अघोषित गुरु भी कहीं न कहीं नई पीढ़ी को इस तरह से संवार रहे हैं। लेकिन नाट्य विद्यालय के निदेशक होने के नाते क्या आप पढ़ पा रहे हैं कि नई पीढ़ी का रुझान रंगमंच की तरफ कैसे हो रहा है, और यदि हो रहा है और उसके बाद बच्चे जब अपने स्वतंत्र रूप से काम करने जाते हैं तो संभावना कोई आसमान होने की है या नहीं है? आपका क्या मुझे पता है? जी शुक्रिया अभय जी। तमाम जितने भी मंचासी हमारे मित्र हैं, रंग मित्र, सबको सलाम, नमस्कार। आप तमाम जितने भी सुधी दर्शक, सुधी प्रेक्षक यहाँ बैठकर और रंग संवाद में जिस तरह से शिरकत आपको कर रहे हैं, यह देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि रंगमंच को सुनने के लिए
आज जब कविता लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, आज रंगमंच धीरे धीरे अल्पसंख्यक आर्ट होते रह गया है। वैसे भी इसका स्वरूप अल्पसंख्यक रहना चाहिए। जिस दिन ये बहुसंख्यक हो जाएगा उस दिन फिर ये रंगमंच नहीं रह जाएगा, ये अपने सौंदर्य से अलग हो जाएगा। तो इसलिए इसको अल्पसंख्यक बने रहना चाहिए और ये बड़ा ज़रूरी है। रंगमंच जो है एक शिक्षा और रंगमंच दोनों के बीच अनुन्याश्रय संबंध है और ये आदिम कला है। रंगमंच और शिक्षा का जो रिश्ता है बड़ा ही आदिम है। और चाहे वो हम बोलियों में जाएं तो बोलियों का जो हमारा किस्सा बोली का जो संसार था वो अपने आप में बहुत ही विस्तार लिए हुए था। तो मैं जब नाट्य विद्यालय में आया, मैंने प्रश्न किया था, मुझे बातें करने के लिए तो अकेला मुझे 3 घंटे का सेशन हम लोग रखें तो बहुत सारी बातें हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत संक्षेप में अपनी बात को कि मैं 40 साल से अपने रंगमंचीय यात्रा में सबसे पहला मैंने यही काम किया कि 50 के करीब 50 से 100 के करीब रंगकर्मियों को मतलब लोगों तो जो उनको क्रिमिनल होने से बचाया। तो ये रंगकर्म के ही माध्यम से जो सारे लोग आज मेन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं उसमें से 3-4 लड़के NSD आए। उसी जो स्लम का जो इलाका था, जब मैं 90 में लौट रहा था पटना और पता चला कि हमारा पूरा बैच मुंबई जा रहा है सिनेमा करने, और मैं पटना वापस लौट रहा था कि मैं किस तरह का थिएटर करूँ। विदेशिया कर चुका था, तमाम जितने भी NSD के रहने के दरमियान जितने भी बड़े बड़े निर्देशक थे देश विदेश के सबों के साथ काम करते हुए मुझे लगा किस तरह का थिएटर में करूँ, क्या करूँ। तो वापस लौट रहा था और लौटते फिर मैं एक नंदनगर कॉलोनी है हमारे पटना में, अंग्रेजों ने उसको ब्लैक लिस्टेड इलाका घोषित कर रखा था। उसमें सारे जराइम पेशा वाले लोग थे और उनके बच्चे। आप उस इलाके से गुजर जाए तो आपकी जेब कट जाएगी, या फिर चेन छिन जाएगा, कुछ हो जाएगा, पूरा वो बदमाशों का इलाका था। तो लौट कर मैं सीधा उसी इलाके में प्रवेश किया और 3 महीने तक उसमें मैं घूमता रहा, देखी करता रहा। और एक से बिगड़े जो बच्चे थे, जो गांजा पीते थे, शराब पीते थे, खैनी खाते थे, और लेकिन समानांतर में उनके अंदर अथाह टैलेंट है। मतलब तरह तरह का करतब करना, गाना गाना, डांस करना, उछलना, कूदना। तो ये मुझे लगा कि इस टैलेंट को इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाए। और 30 विद्यार्थियों को निकाल कर एक वर्कशॉप किया। वो 30 विद्यार्थी आज मतलब मेरी स्टेज में काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसकी ताकत है रंगमंच के पास, जो जरूरी है। इसीलिए इसका अल्पसंख्यक करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे नाट्य विद्यालय में आ जाता हूँ, क्योंकि नाट्य विद्यालय जो है मैं जब आया भोपाल में तो मुझे लगा कि यहाँ पर एक से दिग्गज लोग पहले रह चुके हैं। कारण जी के यहाँ थिएटर कर चुके हैं, यहाँ बंसी कौल का थिएटर हो रहा है, और यहाँ पे अलग नंदन का लोगों का रंगमंच को लेकर उन्होंने बहुत प्रमुखता से अलग जी का थिएटर चल रहा है, गुरवर्धन जी का रामायण चल रहा है, इतना बढ़िया ये सारा। स्वास्थ्य संजय उपाध्याय मैं जाकर क्या करूँगा। तो सोचते सोचते मैंने सबसे पहला यही अपना एक ये बनाया कि अलग जी की जो परंपरा थी, बंसी कौल जी की जो परंपरा है, और अलग जी की भी जो है अभी भी है, और हबीब तनवी के नाटकों की जो परंपरा है, और साहबकारम जी का, तो ये सब सारी परंपराएं यहाँ और बनी हैं। तो क्यों न इन सारी परंपराओं को मिलाकर और एक अलग से उसको समुद्र में प्रवेश कराया जाए। और तो कभी अलग अलग जो नदियाँ धार बन के और एक समुद्र में या नदी में उसका प्रवेश होता है। तो मैंने यही काम किया नाट्य विद्यालय में रहकर कि तमाम धाराओं को मैंने सम्मान दिया, इज्जत दिया, और हमारी जो पेडागोजी है वह भी इसी तरह तैयार हुआ था। तो थिएटर ऑन व्हील्स के तरफ कि घूम कर नौकरी करते हुए रंगमंच किया जाए और शिक्षा दिया जाए, शिक्षा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मैं बातचीत शुरू हुई, लेकिन बाकी रह गया आपसे सुनना कि 2 बरस हो गए आपको
टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक होते और आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है ना मालूम है, क्योंकि आप देखिए कि पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से चुनकर हमारे यहाँ विद्यार्थी आए हैं और टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ये जो अलग अलग राज्यों से चुनकर बच्चे आते हैं तो जाहिर है कि अपनी सांस्कृतिक परंपरा को लेकर के आते हैं। आप एक नाट्य विद्यालय के निदेशक होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते क्या सोचते हैं कि हमारी जो नई जनरेशन है ये थिएटर से एजुकेट होना तो चाहती है, लेकिन खुद अपनी परंपराओं से कितनी गहरे वाबस्ता है? क्योंकि यदि कारक जी और अलग जी और बंसी कौर इनकी ऐसे भी ज्ञान है, तो ये तमाम लोग थे जिन्होंने शास्त्र लोगों को मिलाया। तो शास्त्र लोग की संधि पर आधुनिक रंगमंच को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। नई पीढ़ी में क्या संभावना आप देखते हैं मनोज भाई? एक बहुत बड़ा सपना लेके तो आते ही, एक जैसे कि पहले भी मनोज बाबा जी के सामने एक बात हुई थी कि फिल्म इंडस्ट्री की बात हुई थी, वहाँ का स्ट्रगल और लोग हीरो ही बनने आते हैं। तो मुझे लगता है ये अलग अलग प्रांतों से जब आते हैं लोग तो ये कहीं ना कहीं थिएटर से जुड़े रहते हैं। जो भी यहाँ पे आता है अच्छा खासा थिएटर करके ही हमारे ड्रामा स्कूल को ज्वाइन करता है। तो ये लोग बिल्कुल नए नहीं होते, लेकिन इनके अंदर एक नई और भी नई चीज़ें सीखने की, क्योंकि कुछ सुना होता है, सारे मेथड्स उनको पता होते हैं और सारे बड़े बड़े एक्टर्स के बारे में पता होता है। वो ली स्टारबर्ग ले लो, माइसनर ले लो, वो स्टेला एडलर ले लो, वो स्टैनिस्लॉवस्की ले लो, भरत, सबको इनको पता रहता है। बस हमारा ये चैलेंज बन जाता है हमारे पास कि हम अभी इंडिया में लगभग हम किसी को भी बात करते हैं कि आप इसके लिए पढ़ाने आ सकते हैं क्या, वो कहीं ना कहीं बिजी है। मतलब हर शिक्षक कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट हैं वो बिजी हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हम किसी भी डेट पे जब बुलाते हैं तो बोलते हैं कि 2 महीने बाद, हम किसी और को तब तक शायद समय दे चुके होते हैं। तो बड़ा क्लैश होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो इन बच्चों के अंदर एक एनर्जी रहती है। और जहाँ कुछ लोग नेपाल से आए हैं, पिछली बार केरला से कुछ लोग थे, यूपी से थे, बिहार से थे, कुल मिला के एक छोटा सा इंडिया बन जाता है हमारा वो प्रीमाइसेस। और मुझे लगता है कि आकर सीखने से ज़्यादा वो जो आपस में एक दूसरे से जो सीखते हैं वो एक बहुत बड़ा बल वहाँ पर मिलता है। बहुत कुछ एक दूसरे से सीखते हैं हम लोग। बहुत अच्छी एक सुंदर एक, मैं उसे शांति निकेतन में बोलता हूँ, अब धीरे धीरे बनता जा रहा है। बहुत ही सुंदर प्रीमाइसेस है वो जो टैगोर ड्रामा स्कूल का, जहाँ अंदर घुसते हर आदमी पहले पीछे जाना चाहता है, उन बिल्डिंगों को देखना चाहता है, वहाँ की पेंटिंग्स को देखना चाहता है। एक छोटा सा मैं जब भी फोटो खींच के जब भेजता हूँ ये सोशल मीडिया पे, तो बोलते हैं मनाली चले गए क्या, नेपाल चले गए क्या, एक हिल स्टेशन पे चले गए। मैं नहीं भरोसा हो पाता हूँ उस जगह पर जो फील आता है, बच्चे उस फील को ही लेते हैं। उनको अब धीरे धीरे वो लगने लगा है। वहाँ पे बहुत सारी किताबों की लाइब्रेरी है, उनको पढ़ो। कई तरीके उनको शनिवार को पढ़ने के लिए, खुद को होमवर्क करने के लिए समय दिया जाता है। संडे भोपाल घूमने के लिए एक अच्छे आज़ादी के साथ काम करने का कोशिश हम अभी कर रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें, जो कि पहला ड्रामा स्कूल है इधर हमारे टैगोर ड्रामा स्कूल में पहली बार बना है, जैसे संजय उपाध्याय जी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वैसे भी शुरू में हमको थोड़ा सा करना पड़ा बच्चों को चैनलाइज करने में, उनको बुलाने में, क्योंकि हम गवर्नमेंट नहीं थे, हम प्राइवेट थे। लेकिन जब हमने पहली बार शुरू किया तो बहुत ज़्यादा लोग आए थे और बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे एक्टर। आज भी वो हमारे फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो पूरे कैंपस में छाए हुए हैं, बहुत कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक एनर्जी हम लोगों को मिलती है और उसके बाद उन्हीं को देखकर, उन्हीं की प्रस्तुतियों को देखकर, उन्हीं की बातचीत से एक नई टीम फिर से बनी है, वो भी कमाल की है। मैं तो बोल रहा हूँ कि इतनी 19 है तो जो आए हैं वो 20 है। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं स्कूल। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं मनोज भाई आपको। और जय भाई, सवाल थोड़ा सा बदला हुआ है कि वो मुझे लगता है कि चूंकि आपके ऊपर मुंबई चस्पा हो चुका है दिनों, मुंबई में जिस तरह का थिएटर हो रहा है वो थिएटर, जो बाकी बातें हैं कि संजय भाई ने कहा, आलोक भाई ने कहा, मनोज भी कह रहे थे, और मेरा भी निजी तौर पर मानना है कि सांस्कृतिक जड़ों से हरूप होकर दरअसल हम सच्चा बनकर नहीं देख सकते, नहीं उसे पूरा कर सकते। मुंबई में क्या चलन है और जितनी बातचीत जितना हम करते हैं, मुंबई में संसार जो ग्लैमर का है, चकाचौंध का है, एक अलग तरह की चुनौती निश्चित रूप से वहाँ भी है। लेकिन मनोरंजन के इस आधुनिक परिदृश्य में थिएटर एजुकेशन को लेकर और पारंपरिक रंगमंच को लेकर आप क्या चाहते हैं? विनय, मैं थोड़ा इसका जवाब मान देता हूँ। मेरे मन में एक चिंता है जो आलोक ने देखी कि मराठी और गुजराती, बंगाली, इवन तमिल, तेलुगु, मलयालम का थिएटर बड़ा
कंटेंट वाइज भी करेक्ट है, बाकी सारी चीज़ों में भी ठीक है। दरअसल हिंदी पट्टी का प्रॉब्लम ये हुआ कि जितने बड़े इंस्टीट्यूट थे क्या मतलब है, वहाँ से जो लोग निकले जिनको थिएटर करना था, थिएटर की ट्रेनिंग उनको दी गई थी, वो कहीं न कहीं भटक गए। इसलिए भटक गए मुझे लगता है कि क्योंकि हिंदी पट्टी में काम करते हुए, रंगकर करते हुए आप अपना परिवार चलाने की दिक्कतें जो हैं वो आपके सामने आती हैं। तो मुझे ये लगता है, कई बार मैं सोचता हूँ, मुझे इल्ज़ाम भी है कि मैं 13-14 साल थिएटर किया और जाकर मैं सिनेमा करने लग गया और आजकल सिनेमा करता हूँ या टेलीविज़न करता हूँ। पर मनोज बाबा की बात को मैं जोड़ता हूँ, मैं सुनाऊँगा मनोज को। मनोज ये कहा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टर ही हूँ, पर जब मैं थिएटर करता हूँ तो मेरा दिमाग, मेरा शरीर, उसको जो वैचारिक चीज़ें चाहिए वो उससे मिलती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। पर मेरी चिंता ये है कि हिंदी पट्टी में या हिंदी में काम करने वाले लोग, वो मुझे लगता है जो लोग कर रहे हैं, आलोक उसको एक कमाल की बात कहता है, वो मैं पीछे दिल्ली गया तो वहाँ भी मैंने कहा था, ग्रैंड थिएटर, जो ग्रैंड से पैदा हुआ थिएटर है वो वन में मैंने तो जितना देखा है वो थिएटर है नहीं। क्योंकि उसमें हम ये देखने लगते हैं कि यदि हमें 100 रुपया मिला है तो हम थिएटर को 10 रुपये में करते हैं और 90 रुपये में बाकी दूसरा काम करते हैं, जिसके लिए हमें थिएटर करने के लिए दिया गया। और जब हम लोग काम करते थे तो शुरुआत ये थी कि जब हम लोगों ने प्ले किए जो फेस्टिवल्स में जाते थे, अभी फेस्टिवल के लिए प्ले होते हैं जिसकी मृत्यु एक ही दिन में हो जाती है। तो उसका जो ध्येय है थिएटर का, जो थिएटर करने की बात है, इसीलिए संजय जी ने भी कहा कि मैं उन बच्चों के साथ किया। मैंने बहुत सारे इस तरह के प्लेस किए, स्ट्रीट प्लेस किए। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत भारतीय रंगमंच के संदर्भ में, खास तौर से हिंदी रंगमंच के संदर्भ में इस पर बहुत बड़ी बहस होनी चाहिए। और सारे बड़े जो निदेशक हैं या कलाकार हैं, जैसे हमने एक प्रथा शुरू की थी, मैंने और आलोक ने, जब हम सम्राट प्ले कहीं भी करते थे तो हमने सोचा था कि जो भी सिनेमा का एक्टर थिएटर से सिनेमा में गया है उसको हमारे प्ले में हम प्रोवाइड करते थे, उसका एयर फेयर देते थे, उसका रहने का करते थे। उसका कारण के पीछे मेरा कारण ये था, वो सिनेमा का एक्टर है, उसकी वजह से लोकल ऑडियंस को हमें बुला रहा था, और जो संस्था मुझे बुला रही है उसको उस एक्टर का थोड़ा फायदा मिलेगा। और यदि उस सिनेमा का बड़ा एक्टर है तो उसका थिएटर को फायदा मिलता है, तो प्रॉब्लम क्या है? धन्यवाद। ये आपसदारी तो खैर बननी चाहिए और हम विषय को इस परस्परता के विश्वास के साथ नहीं करते हैं कि ये आपसदारी, ये परस्परता बनी रहे। ये विषय वास्तव में ऐसा है कि जितनी बात थिएटर की करें और थिएटर एजुकेशन की बात करें और उससे जुड़े इतने सारे विमर्श के आयाम खुलते हुए हमें दिखाई देते हैं कि लगता है कि ये सिलसिला मुसलसल बहुत दूर तक जा सकता है। बहुत सारे सवाल अभी मुझे लगता है कि हमारे बच्चों की भी तैयार होंगे, लेकिन इस बातचीत को हम इस मानकर यहाँ पर विश्राम कहना चाहेंगे।